नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक चौबे गुरुकुल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग गुरुकुल जीएस सीरीज पार्ट 2 लेके आए हैं। गुरुकुल जीएस सीरीज पार्ट 1 आप लोगों ने बहुत देखा, बहुत सराहा, प्यार दिया आपने। ऐसे ही अगर प्यार समर्थन आपका हासिल होता रहा तो हम नियमित अंतराल में आपको वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हूँ, जिससे आपको किसी भी एग्जाम, वीडियो ARO हो या कोई भी अदर एग्जाम हो, जूनियर असिस्टेंट का हो या किसी भी कोई लेवल का एग्जाम हो जिसमें जीएस पूछी जाती है, आपको लेवल और एक अगले स्तर पे ले जाएगा। ये आप जब भी सॉल्व पूरा करेंगे, पूरा सॉल्व देखा करिए वीडियो, पूरा पहले खुद से सॉल्व किया करिए। अगर ना समझ आए तो उसके आंसर देखा करिए दोस्तों। ठीक, क्या बताया जा रहा है, कितना बताया जा रहा है, वो आपके लिए, जितना भी बताया जा रहा है आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चलते हैं, आज हम बात करते हैं गुरुकुल जीएस सीरीज 2 की। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, आप देखेंगे जब पूरा क्वेश्चन तो देखेंगे आप, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पेशल प्रश्न आपके लिए छांट के जितने भी जरूरी हो सकते हैं वो लाए हैं। पूरा डिटेल एनालिसिस होगा, आपको जितने भी उस क्वेश्चन से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, सभी कराएंगे। तो चलते हैं आज के पहले फैक्ट के साथ। पहला फैक्ट लिखा है दोस्तों, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया दोस्तों। तो सबसे पहली बात आपसे अगर पूछ लिया जाए, भारत में संविधान में जो भाषाएं दी हैं किस अनुसूची में दी हैं, आपसे पूछ लिया जाए तो दोस्तों 8वीं अनुसूची। देखो, दो तरह का क्वेश्चन बनता है कि भारतीय जो भाषाएं दी गई हैं, कितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची में दी गई हैं वर्तमान में। देखो दोस्तों, वर्तमान में 22 भाषाएं दी गई हैं, लेकिन मूल रूप से जब संविधान बन के तैयार हुआ था और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, तो तब कितनी भाषाएं थी दोस्तों? तब 14 भाषाएं थी। कितनी दोस्तों? 14 भाषाएं। मतलब 14 से अब वर्तमान में 22 होंगे, 6 2 8 भाषाएं जोड़ी गई। उसके बाद तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि संविधान संशोधन किए गए होंगे इसके लिए 8वीं अनुसूची में। तो कब कब जोड़े गए, कितनी भाषाएं जोड़ी गई, हम लोग देखते हैं। देखो, पहली बात, सबसे पहली बात, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं दी गई हैं। मूल रूप से 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अपने एक पीरियड काल में समय समय पे इसमें भाषाएं जोड़ी गई हैं। तो कौन सी सबसे पहली भाषा जोड़ी गई है? देखो दोस्तों, सबसे पहले 1967 में एक संविधान संशोधन आया। उस संविधान संशोधन क्या नाम है दोस्तों? 21वां संविधान संशोधन। क्या? 1967 में 21वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कब आया? 1967 में। इसके जरिए दोस्तों भारतीय संविधान में कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी। तो भारत में 15वीं भाषा सिंधी भाषा कहलाएगी। और कौन से 21वीं संविधान संशोधन में कब? 1967 में जोड़े गए दोस्तों। पहली बार जोड़ी। अब दूसरी बार अगर आपसे बात कर ली जाए दोस्तों, दूसरे 1992 में। कब? 1992 में जोड़ा गया। दूसरे कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई? 3 भाषाएं जोड़ी गई दोस्तों। पहले नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। पूछा जाता है, अभी पिछले आरओ में पूछा गया था, पूछा निम्नलिखित कौन सा 1992 में कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई थी? 3 ये थी, चौथी संथाली दे दी या और कुछ दे दी। तो उसमें देखना था कौन सी भाषा 1992 में नहीं जोड़ी। इसलिए बहुत नोट सुनाते समय ध्यान रखिए कि 1967 में कौन सी भाषा जोड़ी गई, किस संविधान संशोधन के जरिए जोड़ी गई और कब जोड़ी गई। ठीक है दोस्तों, 1992 में किस संविधान संशोधन के जरिए? 71वें संविधान संशोधन। 71वें संविधान संशोधन। ठीक, कब? 1992 में। कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई दोस्तों? कोंकणी, नेपाली और एक मणिपुरी। ठीक दोस्तों, अब देखो, अब तक 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो अब तक कितनी होंगी? पता है 18 भाषाएं होंगे, लेकिन अभी 4 भाषाएं हैं। तो 4 भाषाएं ये कब जोड़ी गई दोस्तों? 4 भाषाएं जोड़ी गई 92वें संविधान संशोधन, मतलब सन 2004 में।
कब? 2004 में जोड़ेंगे। किस कौन सा संविधान संशोधन? 92वां संविधान संशोधन। कौन कौन सी भाषा? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ठीक, अब 18/4/22 हो गई भाषा। तो वर्तमान में अगर आप पूछ लिए जाए, क्वेश्चन बन जाए, निम्नलिखित कौन सा संविधान संशोधन भारतीय भाषाओं से संबंधित नहीं है, तो कौन सा? देखो, 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन। ये 21वां संविधान 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, 1992 में 71वां संविधान संशोधन के जरिए नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी 3 भाषाएं जोड़ी गई, और 2004 में 92वां संविधान संशोधन के जरिए बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली 4 भाषाएं को जोड़ा गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए एक क्वेश्चन, आप देखो, एक क्वेश्चन आप नोट कर लेना कि निम्नलिखित कौन सी भाषा का चर्चा या भाषा 22 भाषाओं में नहीं है या 8वीं अनुसूची में नहीं है। आप बताइए, ऑप्शन दीजिए। एक हिंदी, बी दूसरा अंग्रेजी, सी ऑप्शन असमिया और डी मराठी। ठीक, मराठी। तो दोस्तों, कौन सी भाषा 8वीं सूची में नहीं? तो अंग्रेजी नहीं है, याद रखना, क्योंकि अब अंग्रेजी भाषा तो हम आधिकारिक तौर में यूज करते हैं विभागों में। अब हिंदी का धीरे धीरे प्रचलन होने लगा है, लेकिन ज़्यादातर अभी भी अंग्रेजी भाषा के में ही प्रशासनिक या वैसे कार्य होते हैं। तो लेकिन अंग्रेजी भाषा का उपयोग 8वीं सूची में नहीं किया गया है। 22 भाषाओं में अंग्रेजी भाषा नहीं, तो इसलिए आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। लेकिन अगर बात मिजोरम के जरिए आ जाए, तो मिजोरम ने अपने राज्य में अंग्रेजी को अपने सूची में रखा है। ठीक, मिजोरम में अगर सिर्फ मिजोरम अपवाद के रूप में अगर आ जाए, तो इसका क्या हुआ? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को भारतीय संविधान के 8वीं सूची में कब जोड़ा गया? दोस्तों, कब जोड़ा गया? जोड़ा गया 2004 में 92वां संविधान संशोधन के जरिए। ठीक दोस्तों, चलते हैं। आपको कोशिश है, आपको फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। कोई भी 8वीं अनुसूची या उससे कब जोड़े गए भाषाएं हैं, आपको भूलेंगे नहीं आप, अगर एक बार अच्छे से देख लेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? देखो दोस्तों, कब 10 की वृद्धि? 2011 के हिसाब से होनी 2021 में थी, लेकिन कोविड-19 चक्कर में अभी तक शुरू नहीं हो पाई है जनगणना 2021, इसलिए अभी तक डाटा आपको 2011 का ही देखना पड़ेगा दोस्तों। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे पहले अगर आपको 10 की वृद्धि शीर्ष वाला पूछा है, तो दादरा नागर हवेली ये दोस्तों शीर्ष पे रहेगा। कौन? दादरा नागर हवेली। लगभग 59 पॉइंट कुछ वृद्धि दर इसकी रही। कितनी पूछता नहीं है, लेकिन लगभग में 59 के आसपास है वृद्धि दर। उसके बाद अगर बात की जाए, अगर आपसे 3 पूछ लिए, देखो इन फैक्टरों में लगभग शीर्ष 3 या न्यूनतम भी 3 आप देख लिया करिए। दमन एवं दीव। लेकिन अभी हाल की बात करें तो 2019 के बाद दादरा नागर हवेली एवं दमन द्वीप को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है, इसलिए अब 8 केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन 2011 जनगणना में दोनों अलग अलग थे, इसलिए अलग अलग डाटा पढ़ना पड़ रहा है। दमन द्वीप, और तीसरे नंबर पर दोस्तों हो जाएगा चंडीगढ़। ठीक, शीर्ष 3 अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछ लिया जाए तो 10 की वृद्धि में आगे हैं दादरा नागर हवेली 59% लगभग, दमन द्वीप 56 या 55 के आसपास है, चंडीगढ़ 28%। ठीक दोस्तों, अगर आपसे न्यूनतम पूछ लिया जाए, न्यूनतम 10 की वृद्धि, न्यूनतम 10 की वृद्धि में लक्षद्वीप सबसे न्यूनतम वृद्धि से। इसके बाद दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार
द्वीप समूह। इसके बाद दोस्तों चंडीगढ़, नहीं चंडी, ठीक है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी, पुडुचेरी। ठीक दोस्तों, अगर आप देखो केंद्र शासित में शीर्ष पूछ लिया जाए तो दादरा नागर हवेली, दमन दीव और चंडीगढ़। अगर न्यूनतम 10 की वृद्धि पूछ लिया जाए वो भी केंद्र शासित। दोस्तों याद रखना, केंद्र शासित और राज्य में बहुत अंतर होता है, इसलिए याद रखना पूछा क्या जा रहा है। ठीक, लक्षद्वीप सबसे कम वृद्धि हुई, अंडमान निकोबार उससे ज़्यादा, उसके बाद पुडुचेरी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट पर। देखो दूसरा है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले शीर्ष राज्य कौन से हैं। देखो ये भी हमें 2011 की जनगणना के आधार पर बताने रहेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ठीक दोस्तों, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश शीर्ष 2 ये राज्य हैं। ठीक, उसके अलावा अगर इसमें भी न्यूनतम पूछ लिया जाए कि न्यूनतम वृद्धि वाले, न्यूनतम पूछ लिया जाए तो नागालैंड। नागालैंड दोस्तों एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे जनसंख्या डिक्रीज हुई, बढ़ी नहीं, डिक्रीज हुई। कितनी डिक्रीज हुई? 0.6%। ठीक, 0.6%, ये माइनस में डिक्रीज हुई है, बढ़ी नहीं है। एक ऐसा राज्य इकलौता जहाँ पर जनसंख्या वृद्धि की जगह माइनस हुई है। ठीक दोस्तों, नागालैंड के बाद दोस्तों केरल और केरल में लगभग 4% के आसपास, क्लियर डाटा नहीं है लेकिन लगभग 4% है, इंक्रीज हुए। उसके बाद गोवा में लगभग 8%। ठीक दोस्तों, लेकिन हमें डाटा से कोई मतलब नहीं है, डाटा कभी नहीं पूछा, शीर्ष 3 या न्यूनतम पूछे जाते हैं, इसलिए डाटा इग्नोर किया करिए। नागालैंड, केरल और गोवा। ठीक, शीर्ष पे मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। बात की जाए उसके बाद बिहार है अरुणाचल प्रदेश के बाद, लेकिन हमें इतनी देखना है। तो जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? दोस्तों महिला से बिहार में सबसे न्यूनतम है, 51% कुछ है दोस्तों। इसके बाद राजस्थान। ठीक दोस्तों, राजस्थान के बाद झारखंड। सबसे न्यूनतम बिहार, राजस्थान और झारखंड। क्या महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम पूछी है। अगर यूपी का स्थान देख लिया जाए, यूपी का स्थान न्यूनतम से 5वां स्थान है। कितना? 5वां। यूपी की महिला साक्षरता दर पूछ लिया जाए तो 57.2% महिला साक्षरता दर है। देखो यूपी के मद्देनजर यूपी की याद रखना रहेगा डाटा, जितना भी है इंपॉर्टेंट, लेकिन अदर प्रदेश के डाटा याद नहीं रखने हैं, सिर्फ शीर्ष, न्यूनतम या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो याद रखने हैं। यूपी का कितना है महिला साक्षरता दर? 57.2%, और ये नीचे से 5वें स्थान पर। कौन सा? नीचे से 5वें स्थान पर। ठीक दोस्तों, चलते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी स्थित है। देखो दोस्तों, केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज, ये इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में कहाँ पे दोस्तों? कोचीन में की गई थी। कोचीन कहाँ पर था? केरल में। ये स्टेटस जीके का एक हिस्सा है, पूछे जाते हैं कि इतनी पूछा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? 1957 में स्थापना हुई थी। ये एक ऐसा राष्ट्रीय केंद्र है, सिर्फ इसके लिए यहाँ पे मत्स्य विभाग के जितने भी अनुसंधान या उनसे विषयों के जुड़े भी जितने भी कार्य हों, कहाँ होते हैं? कोचीन, केरल में। ठीक दोस्तों, और दूसरा पॉइंट इसमें दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन, कि किस राज्य को वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग कहते हैं? किसे कहते हैं? सिक्किम। एक क्वेश्चन दोस्तों आप लोग कमेंट करना, भारत का ऐसा पहला राज्य जहां पर जैविक खेती प्रारंभ की गई,
भारत का एक ऐसा पहला राज्य जहां पर जैविक खेती प्रारंभ की। आप लोग कमेंट जरूर करना। और दूसरा क्वेश्चन है, सिक्किम को किस संविधान संशोधन के जरिए भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास पूर्व संप्रति एक्स, ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है दोस्तों। पूछ लिया जाता है इतनी देखे पूर्व संप्रति एक्स, इतनी देखे शब्द क्या है, आगे शब्द क्या है दोस्तों, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास। पूछ लिया एक शब्द, इतनी शब्द दिया जाएगा आपको और इस क्या किससे संबंध है, तो ये एक प्रशिक्षण अभ्यास है। ठीक दोस्तों, संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास ये दोस्तों किन दो देशों के मध्य होता है, किन दो देशों के मध्य होता है, ये होता है दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। कौन सा संस्करण इस बार हुआ है, 10वां संस्करण हुआ है दोस्तों। अगर आपसे पूछ लिया ये कहाँ पे हुआ है, तो ये बांग्लादेश के जासौर स्टेशन पे हुआ है। कहाँ पे, बांग्लादेश के जासौर स्टेशन पे हुआ है। किन दो देशों के बीच हुआ, भारत और बांग्लादेश के। कौन सा संस्करण, 10वां संस्करण। और ये क्या है पूछ लिया जाता है, सिर्फ पूर्व संप्रति एक्स करके सिर्फ शब्द किससे संबंधित है, तो ये संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है। ठीक है, कौन सा संस्करण, 10वां है और कहाँ हुआ, बांग्लादेश के जसलौर स्टेशन पे। ठीक दोस्तों, चल देखते हैं दूसरा पॉइंट है। दूसरा लिखा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी स्थित है कहाँ पर दोस्तों। देखो दोस्तों, पूछा क्या था आपसे हमने, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी के। आप लोग कमेंट करिए। देखो दोस्तों, आप पहले पॉज कर लिया करिए वीडियो को, क्वेश्चन पढ़ा करिए। अब हम आपको जगह छोड़ देते हैं, फिर आंसर नोट कर लिया करिए, फिर देखा करिए क्या बताया जा रहा है, आपका गलत है सही। इससे आप अपनी इससे जुड़ी हुई समझ को बढ़ाएंगे। ठीक दोस्तों, कपास से रिलेटेड जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पे पूछा है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन टेक्नोलॉजी। कहाँ पे दोस्तों, यह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ये भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक प्रमुख घटक है। किसके, भारतीय कृषि और अनुसंधान केंद्र के का एक प्रमुख घटक है। और कब इस स्थापना दोस्तों हुई, 1924 में। कब है, महाराष्ट्र में। ठीक दोस्तों, इस कपास से जुड़े हुए जितने भी विषय हैं उन पर अनुसंधान करना, उस पर कार्य करना या उस पर रिसर्च करना, सब कहाँ होते हैं, ये महाराष्ट्र में। कब स्थापना हुई, 1924 में। ये कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कृषि और शिक्षा विभाग और कृषि मंत्रालय के भारत सरकार के अधीन है ये। ठीक है, दूसरा देखते हैं सेंट्रल पोटैटो इंस्टीट्यूट, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये कहाँ पे है दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया है आलू अनुसंधान केंद्र, हिंदी में देखो आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है दोस्तों, शिमला। शिमला, और शिमला कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश। ठीक, सेंट्रल सीफ वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब सेंट्रल सीफ भेड़ और ऊन का एक रिसर्च सेंटर कहाँ पे दोस्तों पूछा गया है। ये रिसर्च सेंटर है अविका नगर। कहाँ पे दोस्तों, अविका नगर। अविका नगर कहाँ पे है, ये राजस्थान में। ठीक, ये भी केंद्रीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद का एक अभिन्न अंग है। यहाँ पे खरगोश और भेड़ के लेकर जितनी भी रिसर्च होती है, जितने भी विषय जुड़े हैं उनके ऊपर कार्य करने के सभी कार्य कहाँ होते हैं, अविका नगर राजस्थान में होते हैं दोस्तों। ठीक है, जितने भी पॉइंट है, ये क्वेश्चन जैसे ये एक हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये क्वेश्चन अनुसंधान केंद्र में अंतर्गत आते हैं। ये पूछे जाते हैं, कृषि से रिलेटेड है। कृषि अनुसंधान परिषद है जो एक घटक है दोस्तों, एक संस्था है, उसके सभी घटक हैं ये। ठीक है, अपना अलग अलग कार्य है। ये आपके प्रत्येक पेपर में एक स्टेटिस जी के नाम से जो चलता है उसमें के अंतर्गत ये पूछ ली जाती है। इसलिए क्वेश्चन को रखा है क्योंकि अभी हाल में पैट का पेपर लगा और पैट में ये एक बिंदु दिया हुआ है कि ये पूछे जा सकते हैं। ठीक दोस्तों,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने कितनी बार की? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री क्वेश्चन दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू ने कितनी बार कांग्रेस के अधिवेशनों की है जो अध्यक्षता की है? तो कितनी बार दोस्तों की है? देखो, सबसे पहली बात, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई और किसने की? भारतीय राष्ट्रीय और कहाँ हुई? ये लोग कमेंट आप लोग नहीं करेंगे हम। देखो दोस्तों, कहाँ हुई? 1885 ईस्वी में। कहाँ हुई? मुंबई में। पहले इसे पुणे में होनी थी, लेकिन पुणे में एक फ्लैग नामक बीमारी बहुत ज़ोरों से फैली थी उस समय, इसलिए वो स्थानांतर होकर कहाँ पे? मुंबई में हो गए। और किसने की? ए.ओ. ह्यूम ने। ठीक है, अब इतना बता दीजिए, ए.ओ. ह्यूम किस से संबंधित थे? इतना आप लोग कमेंट करना। तो भारतीय कांग्रेस से हर साल अधिवेशन होते थे, उसके अध्यक्ष अलग अलग होते। तो इसी क्रम में जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार अध्यक्षता की। कितनी बार? जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कितनी बार है? 3 बार। पहली बार कब की दोस्तों? पहली बार 1929 में। कब? 1929 में। कहाँ की? लाहौर में। कहाँ? लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन में की 1929 में। इस लाहौर अधिवेशन ने जवाहरलाल नेहरू ने कुछ मांगे रखी। सबने अवज्ञा आंदोलन, देखो कांग्रेस कार्यकारिणी को सबने अवज्ञा आंदोलन चलाने की अनुमति प्रदान की गई। किसमें? फैक्ट है कि लाहौर अधिवेशन में सबने अवज्ञा आंदोलन चलाने की कांग्रेस कार्यकारिणी को अनुमति प्रदान की गई। ठीक दोस्तों, दूसरी बार अधिवेशन उन्होंने 1936 ईस्वी में। कहाँ पर की? लखनऊ में। यहाँ पर इन्होंने कांग्रेस से एक अनुरोध किया कि वो समाजवाद को अपना लक्ष्य घोषित करें, पूर्ण समाजवाद को अपना लक्ष्य घोषित करें। तीसरा दोस्तों यहाँ इन्होंने किया 1937 में। एक आप लोग कमेंट करना, एक पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ था, कहाँ हुआ था वो आप लोग कमेंट करें। इतना बता, गुजरात में हुआ था। ठीक दोस्तों, कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था 1937 में। यह अधिवेशन पहली बार गांव में हुआ था। ठीक, फैजपुर। कहाँ? फैजपुर। ठीक, तो 3 कब कब हुए? पहला हुआ लाहौर अधिवेशन 1929 में। कब हुआ? 29 से 30 दिसंबर के बीच में। दूसरा 1936 में, 14 से 16 अप्रैल 1936 में। और तीसरा जो फैजपुर, इकलौता ऐसा कांग्रेस अधिवेशन जो गांव में हुआ। कहाँ हुआ? कब हुआ? ये हुआ 28 से 29 दिसंबर। ठीक, ज़्यादातर मोस्टली दिसंबर में होते थे, लेकिन 1936 वाला जब समाजवाद को पूर्ण लक्ष्य रखने का आग्रह किया, तब कब हुआ? 14 से 16 अप्रैल में। ठीक दोस्तों, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? देखो, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? 19 जुलाई 1905 को, जब घोषणा की गई कि बंगाल विभाजन की। उसके बाद में 7 अगस्त 1905 को विधिवत इसकी घोषणा की गई। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो गई। और 7 अगस्त को, उसके बाद 16 अक्टूबर 1905 को पहली बार शोक दिवस मनाया गया। और उसी दिवस को रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा राखी दिवस के तौर पर भी मनाया गया। ठीक, अब पूछा क्या गया है? स्वदेशी आंदोलन मद्रास में नेतृत्व चिदम्बरम पिल्लई ने। किसने? पिल्लई ने। इसमें अगर अच्छा क्वेश्चन बनाएगा तब इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखो क्या क्या बताया? बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? जुलाई 1905 में। स्वदेशी आंदोलन घोषणा कब हुई? 7 अगस्त 1905 में। अगर बंगाल विभाजन को आधिकारिक तौर पर अलग किया कब किया गया? 16 अक्टूबर 1905 में। ठीक दोस्तों, चलते हैं। हाँ, किस गवर्नर जनरल की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भ्रमण के दौरान एक शेर अली अफरीदी नामक कैदी द्वारा की गई? कब किसकी की गई? लॉर्ड मेयो की। किसकी दोस्तों? लॉर्ड मेयो की। लॉर्ड मेयो के काल में पहली बार 1872 में अस्थायी रूप से जनगणना
की गई, लेकिन स्थायी रूप से 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से, देखो 1872 में पहली बार कराई गई, किसके, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, और 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में से नियमित हो रही है। नियमित कितने साल पे, 10 साल के अंतराल पे। ये पहली बार है जब कोविड-19 के कारण अभी तक नहीं शुरू हो पाई है। ठीक दोस्तों, लॉर्ड मेयो के दौरान क्या कहो, देखो यहाँ पे वैदिक लॉर्ड मेयो कॉलेज की स्थापना भी इन्होंने की थी। किसकी स्थापना थी, लॉर्ड मेयो कॉलेज की भी स्थापना की थी। चलते हैं नेक्स्ट। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड, ये दोस्तों पुणे में, ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय जूट बोर्ड कोलकाता पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे दोस्तों, कोलकाता पश्चिम बंगाल। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, ये तेलंगाना हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद। भारतीय रबर बोर्ड कोट्टायम केरल, कोट्टायम केरल में किसका, भारतीय रबर बोर्ड का। अगर भारतीय चाय बोर्ड की बात की जाए तो कोलकाता, कहाँ, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। और भारतीय तंबाकू बोर्ड की बात की जाए, कहाँ पे स्थापित है ये, गुंटूर आंध्र प्रदेश में। कहाँ, आंध्र प्रदेश में। और भारतीय मसाले बोर्ड कोचीन केरल। तो जितने भी इम्पोर्टेंट बोर्ड बन सकते थे आपको, वो हमने आपको यहाँ कवर कराने की कोशिश की है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। एक उपजाऊ मिट्टी आम फसलों के लिए उपयुक्त का पीएच मान कितने होने की संभावना। देखो, अगर एक उपयुक्त मिट्टी आपको चाहिए तो उसका पीएच मान कितना होना चाहिए, 6 से 7। कितना, 6 से 7। अगर मिट्टी का पीएच मान कम होता है तो मिट्टी अम्लीय होती है। क्या होती है, पूछ लिया जाता है कि अम्लीय कब होती है। पीएच मान उसका अगर 7 से कम है तो अम्लीय है, और 7 से ज़्यादा है तो मिट्टी क्षारीय होती है। जबकि हमें अगर उपयुक्त चाहिए तो 6 से 7 है पीएच मान के बीच अगर मिट्टी होती है तो उपयुक्त खेती उस पर होती है। ठीक, बात करते हरदुआगंज तापी परियोजना किस देश के सहयोग से पुनरुद्धार हुआ था। देखो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी तापी परियोजना है। कहाँ के, उत्तर प्रदेश की। और किसके सहयोग से पुनरुद्धार हुआ था, रूस के सहयोग से। कब स्थापित किया गया था, 1942 में। ठीक दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी तापी परियोजना है और रूस के सहयोग से 1942 में इसका स्थापना की। देखो दोस्तों, माता टीला जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी पे। किस नदी पे, बेतवा नदी पे। और बेतवा नदी विंध्य क्षेत्र में, विंध्य क्षेत्र है। विंध्य क्षेत्र में एक रायसेन जिला से निकलकर, रायसेन जिला मतलब मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर प्रदेश से लगभग 490 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, कितनी, 490 किलोमीटर दूरी तय करने के पास लखीमपुर खीरी के पास यमुना नदी में मिल जाती है। किसमें, यमुना नदी में प्रभावित हो जाती है, साथ हो जाती है यमुना। ठीक है, चलते हैं। भारतीय संविधान अनकही कहानी पुस्तक लिखी। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय संविधान के अनकही कहानी, इसका विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। किसके द्वारा लिखी गई है, राम बहादुर राय द्वारा। किसके द्वारा, राम बहादुर राय द्वारा। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पुस्तक है। ये पुस्तक ज़्यादातर किसी न किसी पेपर में आपको मिलेगी, इसलिए इसे छोड़ना नहीं दोस्तों। ऑल इंडिया डिफरेंट क्लासेस एसोसिएशन। दोस्तों, ये क्वेश्चन अभी काट दीजिए, अगले क्वेश्चन में इसके रिलेटेड है, बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट बताएंगे। ठीक दोस्तों,
देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन, देखो गंगा की सहायक नदियों होगा यहाँ पे का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम क्या है। तो दोस्तों गंगा नदी कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी के पास एक गंगोत्री हिमनद है, वहाँ से क्या निकलते हैं, गंगा नदी, ठीक है। और ये देखो बाएं तरफ से मिलने वाली इसमें नदियाँ की बात की जाए, बाएं तरफ से पूछा जाता है, देखो गंगा नदी क्वेश्चन अब कहाँ से निकलती है लंबी, ये क्वेश्चन आउटडेटेड हो गए, लेकिन अब पूछ लिया जाता है निम्नलिखित बताइए बाएं तरफ से मिलने वाली नदी निम्नलिखित कौन सा है या निम्नलिखित कौन सी नहीं है। तो बाएं तरफ से अगर बात की जाए तो देखो दोस्तों गोमती नदी, गंडक नदी, घाघरा, कोसी, हुगली और ब्रह्मपुत्र, ये आदि नदियाँ किस बाएं तरफ से मिलती हैं, ठीक दोस्तों। कौन से, गोमती, गंडक, घाघरा, कोसी, हुगली, ब्रह्मपुत्र, एक और नाम लिख लीजिए महानदी भी, ठीक। अगर आपसे दाएं की तरफ से पूछ लिया जाए, दाएं तरफ से, तो यमुना नदी, टोंस और सोन नदी, ठीक। ये नदियाँ दाएं तरफ से मिलने वाली, कौन से, यमुना नदी, टोंस नदी और सोन नदी। बाएं तरफ से कौन कौन मिलती है दोस्तों, गोमती नदी, गंडक नदी, घाघरा नदी, कोसी नदी, हुगली नदी, ब्रह्मपुत्र और महानदी, ठीक दोस्तों। देखो इसका पूछा गया है पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम बताइए। तो पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम दोस्तों नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो पश्चिम से पूर्व की तरफ सबसे पश्चिम में यमुना नदी के बाद टोंस आएगी, टोंस का गोमती नदी के बाद घाघरा सोन नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंगा और कोसी गंगा, हुगली और सबसे पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी किससे मिलती हैं, किससे, गंगा नदी से। सबसे पश्चिम में यमुना नदी, यमुना के बाद पूर्व में टोंस के पूर्व में गोमती के पूर्व में घाघरा के पूर्व में सोन नदी, गंडक नदी और बूढ़ी गंगा के पूर्व में कोसी नगर, हुगली और सबसे पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक दोस्तों। नोट कर लेना ये। और देखो इसमें बाएं तरफ से मिलने वाली एक नदी का नाम बढ़ा लीजिए, बूढ़ी गंगा, ये भी बाएं नदी से मिलने वाली नदियों में से एक है दोस्तों, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे। कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से जल और सौर ऊर्जा को संयोजन से चलने वाला देश का पहला हवाई अड्डा, देखो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। कौन सा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे ये दोस्तों, नई दिल्ली। इस हवाई अड्डे का लक्ष्य है कि 2030 तक, कब तक, 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का, किसने ये अपने लक्ष्य रखा है, किस हवाई अड्डा ने, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने 2030 तक कार्बन शून्य उत्सर्जन हो उसका, कब तक, 2030 तक। देखो दूसरा फैक्ट, यमुना नदी और सोन नदी के मध्य जल विभाजक कार्य कौन सी पर्वत श्रेणियाँ करती है, कैमूर पर्वत श्रेणियाँ। कौन सी, कैमूर पर्वत श्रेणियाँ। ये कैमूर पर्वत श्रेणी 3 राज्यों में फैली है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में दोस्तों। कितनी फैली हैं, 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में कैमूर श्रेणियाँ फैली हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, करंट अफेयर के नजर। मियामी ओपन टेनिस का खिताब 2022 में महिला विजेता, देखो दोस्तों महिला विजेता, देखो ईगा स्वियाटेक, ये पोलैंड की खिलाड़ी हैं दोस्तों। कहाँ के, पोलैंड के। इन्होंने नाओमी ओसाका को पराजित किया। कैसे, इगा स्वियाटेक ने, जो पोलैंड की खिलाड़ी है, इन्होंने किसे हराया, नाओमी ओसाका को, जो कहाँ के खिलाड़ी है, जापान की, ठीक है। ये हो गया महिला एकल में।
आपको दो ही याद रखना है। महिला एकल में ये तो किसने जीता, वो किस देश से संबंधित है, किसे हराया, वो किस देश से संबंधित है, ठीक है। पुरुष एकल में ये होगा महिला एकल, ठीक। पुरुष एकल दोस्तों, पुरुष एकल में कार्लोस अल्कराज ने जो स्पेन के खिलाड़ी हैं, कहाँ के दोस्तों, स्पेन के खिलाड़ी हैं, किसे हराया, कैस्पर रूड को, कैस्पर रूड को। और कैस्पर रूड कहाँ के खिलाड़ी हैं, नॉर्वे के, ठीक। देखो पुरुष सिंगल में कार्लोस अल्कराज जो स्पेन के खिलाड़ी, इन्होंने कैस्पर रूड जो नॉर्वे के खिलाड़ी हैं को हराया। बस ये किसने हराया, किसे हराया और किस देश से संबंधित रखते हैं दोनों खिलाड़ी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसमें जितने 8-10 फैक्ट बने हैं आप क्लियर कर लेना कि इगा स्विएटेक ने हराया, किसे हराया, नाओमी ओसाका को जो जापान की खिलाड़ी थी, कार्लोस अल्कराज ने जो स्पेन खिलाड़ी को किसे हराया, कैस्पर रूड को जो नॉर्वे के खिलाड़ी हैं, ठीक दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे। चीनी बौद्ध मंदिर उत्तर प्रदेश में किस शहर में स्थित है, कुशीनगर में दोस्तों, कुशीनगर। मीनाती मिच्छा या मीनाली नहीं है, हाँ मीनाती मिच्छा कर लेना दोस्तों। भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से, शास्त्रीय नृत्य। ये अभी हाल ही में मीनाती मिश्रा, ये मीनाती मिश्रा है, ठीक है, ये मीनाती, ये हाल ही में एसएससी के पेपर में ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, इसलिए हमने यहाँ रखा कि एसएससी में पूछा जाए तो आपके भी किसी न किसी एग्जाम में आ सकता है, ठीक दोस्तों। दूसरा फैक्ट है, मियादी बुखार टाइफाइड कारण होता है विश्व वायरस के। मियादी बुखार फीवर किस कारण होता है, जीवाणु के कारण। जीवाणु जैसे डिप्थीरिया, टाइफाइड, निमोनिया, फ्लैग, काली खांसी, टेटनेस आदि ये किसके कारण, जीवाणु के कारण होते हैं, ठीक दोस्तों। आर्य समाज की स्थापना की गई, कब की गई दोस्तों, 1875 ईस्वी, 1875 दयानंद सरस्वती के द्वारा, दयानंद सरस्वती, ठीक। इनका मूल नाम अगर पूछ लिया जाए तो इनके मूल नाम शंकर के नाम से जानते हैं। इसका कहाँ पे स्थापना की गई दोस्तों, मुंबई में। देखो आर्य समाज की स्थापना, देखो आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने मुंबई में किया। अगर दयानंद सरस्वती का मूल नाम पूछ लिया जाए तो दोस्तों शंकर नाम था इनका मूल नाम। इन्होंने आर्य समाज के जरिए इन्होंने हिंदू धर्म को अपने धर्म के प्रति अथाह आस्था के लिए कि अपने धर्म में अथाह आस्था रखो, इसकी सलाह दी दोस्तों। और हिंदू धर्म में जो बुराइयां थे उनको दूर करने का प्रयास किया, हिंदू धर्म को मानने के बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया। और इन्होंने ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ तौर पर माना, किसमें, आर्य समाज में, ठीक। और मूर्ति पूजा का विरोध किया इन्होंने, इसका मूर्ति पूजा का भी विरोध किया। और मूर्ति पूजा और पाखंड है, दो चीज़ों का, जो भी हिंदू धर्म में पाखंड होता है या मूर्ति पूजा होती है इसका विरोध किया। इनका मतलब हिंदू धर्म को सुधारात्मक रूप से आगे बढ़ाना था, ठीक दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति नहीं, किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ की हड्डी के रूप में जाना जाता है, किस श्रेणी दोस्तों, काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी में सबसे ऊंची विश्व की एक चोटी पाई गॉडविन ऑस्टिन गॉडविन, ठीक, ऑस्टिन गॉडविन। इसका दूसरा नाम K2 है। इसकी अगर लंबाई पूछ ली जाए, ऊंचाई 8611 मीटर,
ठीक, पूछ ली जाती है कभी कभी। देखो काराकोरम श्रेणी है जिसे ऊपरी एशिया के रीढ़ की हड्डी के रूप में जाना जाता है। और काराकोरम श्रेणी में ऑस्ट्रियन गॉडविन या केटू जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, ये अभी हाल ही में भारत में न होकर, देखो एशिया में तो है ही, भारत में न होकर पाक अधिकृत कश्मीर में, कहाँ पे ये चोटी पाक अधिकृत जम्मू एंड कश्मीर, ठीक, पाक अधिकृत, ठीक। सबसे बड़ी बात है काराकोरम श्रेणी में एक नुब्रा घाटी पड़ती है, क्या नुब्रा घाटी दोस्तों, नुब्रा घाटी में इस भारत की सबसे बड़ी ग्लेशियर कौन से, सियाचिन ग्लेशियर पड़ता है। कितनी लंबाई क्या है, लगभग 76 कुछ करके दोस्तों, लेकिन याद नहीं है तो ये अलग करो, सिर्फ इतना याद रखो, सियाचिन ग्लेशियर नाम का एक है, सबसे बड़ा भारत में 76 पॉइंट कुछ है दोस्तों। नुब्रा घाटी में एक सियाचिन ग्लेशियर जो भारत का सबसे बड़ा है। बाल्टोस या कई प्रकार के और भी ग्लेशियर कहाँ पाए जाते हैं, नुब्रा घाटी में। दूसरा नुब्रा घाटी कहाँ पाई जाती है, काराकोरम श्रेणी में। काराकोरम श्रेणी में एक केटू सबसे ऊंचाई की विश्व की चोटी भी पाई जाती है। किसकी कितनी लंबाई ऊंचाई है, 8611 मीटर है, जो कि पाकिस्तान अधिकृत है, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती है, ठीक दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम सितार कौन बना, देखो दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी 1948 से लेकर, नहीं दोस्तों, 1848 से लेकर 1856 तक रहे। कब तक, 1848 से लेकर 56 तक ये रहे। इनकी विलय नीति का सबसे पहला सतारा कब हुआ, 1848 ईस्वी। सतारा के बाद देखो जो मेन बताए दे रहे हैं, उदयपुर, एक जैतपुर और संभलपुर, ये पड़ता है 1849 ईस्वी में। किसके शिकार हुए, दूसरी पहली बार सबसे पहले सतारा 1838 में शिकार हुआ विलय नीति का, फिर जैतपुर और संभलपुर जो 1849 में, उसके उदयपुर 1852 ईस्वी में। उदयपुर के बाद दोस्तों झांसी भी इसका शिकार बना। झांसी कब बना दोस्तों, 1853 ईस्वी में। नागपुर 1854 ईस्वी में। लेकिन सबसे ज़रूरी है जो अवध कब बना, 1856 ईस्वी में, ठीक। पहली बार सतारा 1848, जैतपुर और संभलपुर 1849 ईस्वी में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर और दोस्तों याद रखना 1854 में, अवध भी 1856 में किसके, लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति का शिकार बने, ठीक दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। कौन सा संगठन बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े तो संकलित करता है, भारतीय, देखो ये सर्वेक्षण, ये संगठन 1950 में बना। देखो दोस्तों 1950 में यह आंकड़ा बना, कब, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, ठीक दोस्तों। ये सांख्यिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, किसके, सांख्यिकी मंत्रालय। देखो दोस्तों, तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद माल एवं सेवा कर परिषद से संबंधित है, किससे संबंधित है, 200 के अनुच्छेद, ठीक। ब्रह्मपुत्र के सहायक नदियां, देखो ब्रह्मपुत्र सबसे, देखो दोस्तों ब्रह्मपुत्र का बेसिन जो है विस्तार है 4 देशों में पाया जाता है, चीन, बांग्लादेश, भूटान और भारत में। देखो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं, दिहांग। असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, ब्रह्मपुत्र। और बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, नहीं दोस्तों सॉरी, जमुना, ठीक, जमुना कहते हैं। तिब्बत में क्या कहते हैं, तिब्बत में सांगपो कहते हैं, ठीक है। इसके सहायक, देखो इसका जो विस्तार है लगभग
2900 किलोमीटर का है, उसमें से भारत में 900 किलोमीटर लगभग इसका विस्तार है। भारत में ये अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड आदि राज्यों में विस्तार है इसका। ठीक दोस्तों, पूछा गया है सहायक नदी पूछी है, तो सहायक नदी इसकी कौन कौन सी हैं? लोहित, सुबनसिरी, देहांग हैं और संकोश आदि इसकी सहायक नदियां हैं जो ये इम्पोर्टेंट हैं इनके में। ठीक, हमने क्या क्या पढ़ा? हमने अरुणाचल प्रदेश 4 देशों में विस्तार है। कहाँ? सबसे पहली बात चीन, भूटान, बांग्लादेश, और भारत में तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से, असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से, और बांग्लादेश में जमुना के नाम से इसे जानते हैं। भारत में ये अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय आदि राज्यों से होकर बहती है। ठीक दोस्तों, और ये भारत पूरी 2900 किलोमीटर का विस्तार में फैली है लंबाई में, लेकिन भारत में सिर्फ लगभग 900 कुछ या 916 के आसपास किलोमीटर का विस्तार भारत में पाया जाता है दोस्तों। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध ताकोलम युद्ध हुआ था, देखो किसके 949 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था दोस्तों? चोल और राष्ट्रकूट के बीच हुआ। चोल की तरफ से नरेश क्रस तृतीय ने किसे हराया था? राष्ट्रकूट के प्रांतक प्रथम को हराया था। ठीक दोस्तों, दूसरा ऑप्शन है गाड़ी की हेडलाइट में, हजामती दर्पणों में और सर्च लाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है दोस्तों? देखो, गाड़ी की हेडलाइट में जो शेप बनाई जाती है उसके दर्पणों में, और सर्च लाइट में, और जब डॉक्टर के पास जाते हैं दांत दिखाते हैं उनमें भी किस दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का प्रयोग जो गाड़ी चलती है, गाड़ी में जो पीछे देखने के लिए शीशा लगे उसमें, देखो गाड़ी की हेडलाइट में अवतल दर्पण यूज होता है दोस्तों, लेकिन उत्तल दर्पण का योग जो गाड़ी में पीछे देखने के लिए शीशा बगल में लगा रहता है उसमें कौन सा होता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, चिल्का झील, पुलकत झील, बेमुनार झील और सामर झील, पंचभद्रा झील में क्या समानता है दोस्तों? देखो दोस्तों, चिल्का झील की अगर बात की जाए तो ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? उड़ीसा में। और ये झींगा मछली के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? झींगा मछली के, झींगा मछली के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, ये खारे पानी की लेगून झील है। ठीक, किसकी? खारे पानी की लेगून झील है। अब बात करते हैं पुलकत झील। पुलकत झील दोस्तों ये झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे पड़ती है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पड़ती है। ये भी खारे पानी की लेगून झील है दोस्तों। बेमुनार झील दोस्तों ये भी, इसमें एक द्वीप पड़ता है केरल में। कहाँ पे? ये वेलिंगटन द्वीप। इस वेलिंगटन द्वीप पे एक राष्ट्रीय राजमार्ग का सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग कहाँ से पास होता है दोस्तों? गुजरता है वेलिंगटन द्वीप से। ठीक दोस्तों, और ये भी एक खारे पानी की झील है। ठीक, एक लेगून झील है ये भी। और दूसरा सामर झील, ये भी राजस्थान के जयपुर से 60 किलोमीटर दूर पे लगभग सामर झील, ये भी एक खारे पानी की अंतर्देशीय झील है। ठीक, ये भी पंचभद्रा झील, ये भी राजस्थान के बाड़मेर में। कहाँ पे दोस्तों? बाड़मेर। ये भी खारे पानी जोड़, लगभग नमक यहाँ का लगभग सामर झील से 60% नमक है बन के पूरे भारत में जाता है। कहाँ का? यहाँ से, सामर झील से। पंचभद्रा झील सुकुड़ रही है। ठीक है,
वाड़ में, यहाँ कहाँ पे स्थित है? वाड़ में। ये भी खारे पानी की ना, तो क्या समानता है पांचों झीलों में? ये एक खारे पानी की लैगून झील है, ये एक समानता है। देखो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, पुलकत है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश सीमा पर है, वेमनाथ झील में एक वेलिंगटन द्वीप पड़ता है, सामर झील खारे पानी की वो भी राजस्थान में, और पंचभद्रा झील भी राजस्थान के बाड़मेर में पड़ती है। ठीक, क्या समानता है दोस्तों? खारे पानी की ये पांचों लैगून झीलें हैं। एक तालाब के परितंत्र में जीवभार का पिरामिड होता है दोस्तों, हर समय उल्टा बना होता है। कैसा? उल्टा बना होता है। ठीक, अगर आप पूछ ले जाए ऐसे स्थलीय परितंत्र में जनसंख्या का अगर पूछ लिया जाए तो वो सीधा बनता है। ठीक, भारत में किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों का मेजबानी की थी? कब की थी दोस्तों? 2010 में। 2010 में कहाँ की थी? नई दिल्ली में दोस्तों। अभी हाल ही में 28 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ है। कौन से? 22वां। कहाँ पे? ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर में, बर्मिंघम शहर में 2022 के। ठीक, अगर बात 2026 की बात कर ली जाए तो 2026 में विक्टोरिया शहर में होंगे। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों। ठीक, 2010 में नई दिल्ली में हुए थे, 18वां संस्करण था। 28 जुलाई से 10 अगस्त 2022 को कहाँ पे? बर्मिंघम शहर में। कौन सा संस्करण हो? तो 22वां संस्करण। अगर 2026 की बात है, अगला संस्करण 23वां संस्करण वो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा। ठीक दोस्तों, आपकी बार इसमें कई नए खेल भी जोड़े गए हैं, वो अगले वीडियो में कभी बताएंगे। देखो दूध में विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन ए। ठीक, विटामिन ए, डी, ए और डी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। भारतीय अभिनेत्रियों में आत्मकथा अनफिनिश्ड किसने लिखी दोस्तों? अभी हाल ही में प्रियंका चोपड़ा ने। प्रियंका चोपड़ा ने। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? भाग X4 माने 14 भाग में। ठीक, ये अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक का लोक सेवा आयोग का वर्णन दिया गया है। लोक सेवा आयोग का गठन अनुच्छेद 315 में दिया गया है दोस्तों। ठीक, भारतीय संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस भाग में दिया गया है? भाग 14 में, और अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक का लोक सेवा आयोग का वर्णन है। लेकिन लोक सेवा आयोग के गठन का वर्णन अनुच्छेद 315 में दोस्तों। किस खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा एस अगेंस्ट ऑड्स लिखी? अभी हाल ही में इन्होंने संन्यास ले लिया दोस्तों। टेनिस की अच्छी खिलाड़ी और भारत और पाक से इनके संबंध है, मतलब आप लोग समझ गए होंगे। सानिया मिर्जा। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को जाना जाता है। देखो इनका अगर उपनाम इन्हें 20वीं सदी का तानसेन के रूप में जानते हैं। तानसेन, अगर आप पूछ लिया जाए 20वीं सदी के तानसेन के रूप में कैसे जाना जाता है तो बड़े गुलाम अली खां को जाना जाता है। ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई? 1954 ईस्वी में दोस्तों। और कहाँ की गई? नई दिल्ली में। अगर आपसे पूछ लिया जाए राज ललित कला अकादमी तो उत्तर प्रदेश में 1962 में की थी। कब की थी? 1962 में। तो डिप्टीरिया का टीका किससे सुरक्षा हेतु लगाई जाती है? टेटनेस, काली खांसी और डिप्टीरिया। ठीक, इससे बचने के लिए किसका? टीपीटी का टीका लगाया जाता है। ठीक दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द थ्री खान्स
एंड द इमरजेंस ऑफ द न्यू इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? देखो दोस्तों, इमरजेंस ऑफ द खरीकांस किसने लिखी पुस्तक? कावेरी बमजई ने। ठीक। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है दोस्तों? लखनऊ। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। दोस्तों आप लोग एक कमेंट करना, अनाईमुडी की जो ऊंचाई है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताना कितनी है। अगले वीडियो में इसके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस आपके साथ जितनी भी दक्षिण की चोटियां हैं। ठीक दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित पुस्तक कर्मयोगी के लेखक हैं समेंद्र सिन्हा। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण दोस्तों, देखो अवशिष्ट पर्वत कैसे बनते हैं दोस्तों? जो भी पृथ्वी पर मौसमी बदलाव होते रहते हैं, तो जो भी मौसमी बदलाव के कारण बनते हैं धीरे धीरे पर्वत, उन्हें अवशिष्ट पर्वत के तौर पर जानते हैं। ठीक है, क्या बताया? मौसम के जरिए ही इनका निर्माण हुआ। अवशिष्ट पर्वत कितने हो गए हैं? देखो, एक राज बिंद्रा, अरे वही शिल्पा शेट्टी के वाला राज बिंद्रा, असम से पानीला। देखो, राज से राजमहल पर्वत या राजमहल पहाड़ियाँ, ये कहाँ पड़ती है? झारखंड में। ये भी अवशिष्ट पर्वत उदाहरण है। बिंद्रा से दोस्तों विंध्याचल। ठीक दोस्तों, ये मध्य प्रदेश। असम मन से अरावली राजस्थान। सा से सतपुड़ा ये मध्य प्रदेश। और माँ से देखो दोस्तों, माँ से महादेव पहाड़ियाँ। पा से पारसनाथ ये झारखंड। और ये महादेव पहाड़ियाँ भी एमपी में पड़ती हैं। ठीक। और नी से नीलगिरी पहाड़ियाँ, ये तमिलनाडु में पड़ती है। ठीक दोस्तों, जितनी भी ये पर्वत और पहाड़ियाँ थी सभी अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। क्या है? राज बिंद्रा असम से पानीला, राज से राजमहल पहाड़ियाँ झारखंड में, बिंद्रा से विंध्याचल एमपी में, असम आ से अरावली राजस्थान में, सा से सतपुड़ा एमपी में, माँ से महादेव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में, पा से पारसनाथ पहाड़ियाँ झारखंड से, और नी से नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु से। जितने भी दी हैं सभी अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं दोस्तों। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों। इससे पहले भी शायद एक क्वेश्चन छूट गया है दोस्तों। हेस्टिंग ने कोलकाता मद्रास की स्थापना कब किया था दोस्तों? कब किया था? 1780 ईस्वी में। कब? 17 से हेस्टिंग ने 1780 में कलकत्ता मद्रास की स्थापना की थी। ठीक दोस्तों। और बाई मैनी हैप्पी एक्सीडेंट रिकॉल एक्शन द लाइफ नामक आत्मकथा लिखी हामिद अंसारी ने। किसने? हामिद अंसारी ने। ठीक। नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों? सतलज नदी पर। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान ये नागपुर कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ये पर्यावरण से संबंधित संस्थान है दोस्तों। इसके कब स्थापना की गई? इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आप लोग। देखो दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस नगर के कितने डेसिबल तक ध्वनि को कर्णप्रिय माननीय स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक सुरक्षित बताया है? माननीय। ठीक, 45 डेसिबल।
अगर 45 डेसिबल तक है तो वो कानों के लिए स्वास्थ्य और लाभदायक है। ठीक है। सागवान, साल, शीशम, महुआ, आंवला और वृक्ष किस प्रकार के वनों में संबंधित हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वन। देखो दोस्तों, भारत में उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। कौन सी? उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण जलवायु, लेकिन ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय जलवायु के तौर पर ही हम लोग आंसर लगाते हैं, क्योंकि शीतोष्ण बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। तो आज तक दोस्तों, आज का ये पार्ट पूरा हुआ। गुरुकुल जीएस सीरीज का पार्ट 2 पूरा हो गया। हमने कोशिश की जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके बन सकते हैं वो आपके सामने कंटिन्यू स्तर पे लाते रहें। आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने सभी दोस्तों को ज़रूर कहना बोलना देखने के लिए। दोस्तों, जब आप लोग समर्थन और प्यार मिलता रहेगा तो ऐसे वीडियो को कोशिश करेंगे ज़्यादा, हफ्ते में 2 या 3 वीडियो आपके पास तक उपलब्ध कराते रहें। देखो दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी के एक ऑनलाइन वो टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना हुआ है, आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उस ज्वाइन के फ़ायदे क्या क्या होंगे दोस्तों? देखो, सभी सेशन की PDF वहाँ मिल जाती है और डेली अपडेट वीडियो जो भी पढ़ने होते हैं या कोई और भी जानकारी होती है तो यहाँ पे अपडेट मिल जाता है। डिस्कशन और डाउट सॉल्यूशन भी कर देते हैं। वहाँ पे कई पुराने छात्र जो गुरुकुल से पढ़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं, जो भी क्वेश्चन डालता है तो उसके सॉल्यूशन मिल जाते हैं वहाँ पे। और इससे अच्छा है डायरेक्ट आप टीचरों से बात भी कर सकते हैं। और इस समय यूट्यूब पे क्वेश्चन के जीएस सीरीज के क्वेश्चन के रूप में पोल डाले जा रहे हैं, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए गुरुकुल सीरीज के साथ या और अच्छा कंटेंट के साथ। आप लोग कमेंट करना कि क्वेश्चन फॉर्म में सही रहेगा या इस फॉर्म में जो वन लाइनर फॉर्म में सही रहा। जिस भी फॉर्म में आप लोग कमेंट करेंगे हम उसी में कोशिश करेंगे आपके साथ सामने आने की। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग कंटिन्यू पढ़ते रहिए। पढ़ाई से ज़्यादा कोई भी ज़रूरी नहीं है। चलते, नमस्कार दोस्तों।